सलाम, मैं आप सबको एसएफएस लिविंग होप ऑनलाइन चर्च की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। आज हम पोर्चुगल में मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत ही प्यारे भाई ब्रदर रवि मौजूद है जो कि बार्सिलोना से ट्रैवल करके हमारे पास पोर्चुगल में आए हैं। हम उनको वेलकम कहते हैं। वेलकम ब्रदर जी, जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर, थैंक यू सो मच। और जय मसीह की सबको, सब मेरे भाई बहनों को जो भी सुन रहे हैं। और सबसे पहले मैं थैंक्स आपको कहना चाहूँगा क्योंकि आपके ज़रिए आज मैं अपनी टेस्टमनी अपने सारे भाई बहनों से शेयर करने वाला हूँ। जो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा मुआवज़ा किया है, वो मैं आज सबसे शेयर करने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग इससे बरकत पाएँगे। आमीन। ब्रदर रवि की टेस्टमनी को जब मैंने सुना और मैंने बहुत ही ज़्यादा बरकत को रिसीव किया और मैं ईमान रखता हूँ कि जब आप ब्रदर रवि की टेस्टमनी को सुनेंगे और आप भी बहुत ज़्यादा बरकत को हासिल करेंगे। आज हम ब्रदर रवि की टेस्टमनी को सुनेंगे और हम जल्द स्टार्ट करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इस टेस्टमनी को सुने। जी ब्रदर जी। जी ब्रदर, तो अ, 2017 में मेरी बॉडी में एक छोटा-सा नॉट डिटेक्ट हुआ था जिसको हम हिंदी में गिल्टी कहते हैं। और मैं गया प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहाँ पे जल्दी हो जाता है सब कुछ। तो मैं गया प्राइवेट हॉस्पिटल में एंड वहाँ पर उन्होंने सारे टेस्ट किए, सारे स्कैन किए, सब कुछ चेक किया उन्होंने। तो सब कुछ चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि ये एक नॉर्मल सी गिल्टी है। ओके। तो मैंने कहा इससे कितनी जानलेवा है, कितनी खतरनाक है कि क्या मैं इससे मर जाऊँगा? तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं, ये आप 1 साल के बाद भी कराओगे तो कुछ नहीं होगा होगा। ये उन्होंने इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि कितना हार्मफुल है, कि मुझे कितनी फ़िक्र करनी चाहिए। तो इससे मैं काफ़ी रिलैक्स हो गया और जो मेरा प्लान था वैकेशंस पे जाने का अपनी वाइफ़ के साथ, काफ़ी टाइम से प्लान किया था, तो मुझे उसको ख़राब नहीं करना था। तो एज़ एज़ पर प्लान हम वैकेशंस पे चले गए। जब हम वैकेशन से वापस आए तो हमें पता चला कि मेरी वाइफ़ प्रेग्नेंट है, मेरे पहले बेटे के साथ। और मैंने सोचा अब अगर मैं ऑपरेशन करवा लूँगा, तो उसको मेरा ख़्याल रखना पड़ेगा। और मैंने कहा कि डॉक्टर्स ने वैसे भी कहा है कि इससे मुझे कुछ होगा नहीं। तो मैंने सोचा चलो मैं उसका ख़्याल रखता हूँ, वो प्रेग्नेंट है और बजाय वो मेरा ख़्याल रखे। ऐसे करते-करते 1 साल निकल गया और 1 साल के बाद मेरा बेटा आया और मेरी वाइफ़ का जो मेरा बेटा है नूर, वो ऑपरेशन के थ्रू आया है। तो मेरी वाइफ़ को 40 डेज़ बेड रेस्ट भी था। तो मुझे था फिर से ऑपरेशन कराऊँगा तो बड़ा मेस हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी वाइफ़ का भी ख़्याल रखता हूँ और मेरा ब बेटा भी अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं ऑपरेशन करा के बैठ जाऊँ। अभी मैं उसका ख़्याल रखता हूँ। ऐसे करते-करते 1 साल और निकाल दिया मैंने और 1 साल निकल गया, फिर जब तक डिसाइड करूँ 2 एंड हाफ ईयर्स हो गए, 2.5 साल हो गए। और तब तक मेरी मदर इन लॉ भी लेने रहने आ गए थे सेंट सेबेस्टियन में, तब मैं सेंट सेबेस्टियन में रहता था। और जैसे मेरे मदर इन लॉ रहने आ गए सेंट सेबेस्टियन में, तो साथ में ही तो मैंने कहा चलो अभी हेल्प है, मेरे बेटे को भी सँभालने के लिए एंड एट द सेम टाइम मेरे मदर एंड फादर भी पास में ही रहते हैं। मगर फ़र्क होता है अगर एक जना एक सेम घर में रह रहा है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है, तो पहला का कुछ टाइम रात को सोता नहीं है टाइम से, काफ़ी कुछ होता है और स्पेशली मैं अपने फादर एंड मदर को फ़ोन करके नहीं बोलूँगा आप मेरे घर पे आएँ, बच्चा सो नहीं रहा है या ये प्रॉब्लम है। हर एक बेटा सोचता है हम अपने मदर एंड फादर को ना डिस्टर्ब करें। तो जब मेरी मदर इन लॉ साथ में रहने आ गए तो काफ़ी ईज़ी हो गया था। तो तब मैंने डिसाइड किया चलो अब ये हाँ, उसमें प्रॉब्लम एक क्या हो गई साथ में ही, जो मेरी एक गिल्टी थी, वो एक छोटी के बजाय इतनी बड़ी हो गई, एक बॉल की तरह और दूसरी मेरे लंग्स के ऊपर भी निकल आई। तो तब मैंने डिसाइड किया कि अब चलो सब सेट है। हमारा फैमिली बिज़नेस भी है, मेरा ब्रदर एंड फादर एम्प्लॉइज़ हम साथ में ही काम करते हैं। ओके। तो मैंने कहा अगर मैं ऑपरेशन करा भी लेता हूँ तो बिज़नेस को इफ़ेक्ट नहीं होगा, मेरा भाई है, मेरे फादर हैं, वो सब सँभाल लेंगे। तो मुझे अच्छे से याद है वो एक ट्यूज़डे था,
ट्यूसडे के दिन मैं जाता हूँ, मंगलवार के दिन मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में। मैं उन्हें कहता हूँ मुझे अब ऑपरेशन कराना है। तो उन्होंने कहा, वो ट्यूसडे था, उन्होंने कहा फ्राइडे को एक स्लॉट है, अगर तुझे ऑपरेशन कराना है, वरना 1 महीने के बाद हो पाएगा। तो मैंने कहा 1 महीने के बाद नहीं, मैं अभी ही करा लेता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा ठीक है, मैं फ्राइडे को रेडी हूँ ऑपरेशन कराने के लिए। और उस दिन मैं फिर डायरेक्ट वहाँ से अपने शॉप पे गया, फैमिली बिज़नेस वाले शॉप पे। तो उधर जैसे ही जाता हूँ मैं, तो उधर थोड़ी देर बाद ही एक कस्टमर आती है, बहुत बूढ़ी औरत, जिसको पहले हमने कभी नहीं देखा। पहले कहीं नहीं देखा, कहने का मतलब है सेंट सेबेस्टियन उतना बड़ा सिटी नहीं है कि हर बार आपको न्यू कस्टमर्स आएँगे। हमारे पास रेगुलर रेगुलर कस्टमर्स आते हैं कस्टमर्स, वहाँ पे। ओके। और मेरे फ़ादर को स्पेन में बहुत साल हो गए हैं। मेरा बर्थ भी स्पेन में ही हुआ है। ओके। उस शॉप को भी मैंने ही देखा जब, क्योंकि हमारा दूसरी सिटी में भी है। ये शॉप को मैंने ही सेट किया फर्स्ट डे से। तो अचानक से एक बहुत बूढ़ी औरत आती है और कहती है, बजाय कोई चीज़ माँगना, बड़ा रेयर थिंग है, मुझे आके कहती है तुम कौन-सी हॉस्पिटल में जाते हो? मेरे साथ ओके। लाइफ़ में ऐसा कभी नहीं हुआ है। ओके। और मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा मैं पॉलीक्लिनिका में जाता हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में। उसने कहा नो, 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 वेते नो साकिदेचा, तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ बास्क लैंग्वेज में, क्योंकि सेंट सेबेस्टियन बास्क स्टेट में आता है, जो इंडिपेंडेंस माँग रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, नहीं, मैं पॉलीक्लिनिका जाता हूँ प्राइवेट में, वहाँ पे जल्दी हो जाता है, मैं क्यों जाऊँ? और मैं तो ठीक हूँ। मेरा वो कुछ भी विज़िबल नहीं था। सेंट सेबेस्टियन बहुत ठंडी जगह है, जहाँ पे हम जैकेट्स में ही रहते हैं। तो इतना टी-शर्ट में भी नहीं विज़िबल था, क्योंकि मेरा इधर था, अंदर, और दूसरा मेरे लंग्स के ऊपर। तो मुझे इंसिस्ट किया जाए तुम हॉस्पिटल में जाओ। तो मैंने अपने वर्कर को कहा, जेरार्डो को, वो वेनेज़ुएला का है। मैंने उससे कहा कि प्लीज़ तुम इसे अटेंड करो, मेरा बहुत टाइम ज़ाया कर रही है, और मैं चला गया। नेक्स्ट डे वेडनेसडे को वो फिर से आती है और मुझे सेम थिंग कहती है, तुम कौन-सी हॉस्पिटल में जाते हो? ओह! मैंने कहा मैं पॉलीक्लिनिका में जाता हूँ। मुझे सब याद आ गया जो 1 दिन पहले हुआ उसके साथ। और मुझे इंसिस्ट किया जाए फिर से, तुम ओसाकीदेचा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, जो पब्लिक हॉस्पिटल है। और मुझे साथ में उसने अपना प्राइवेट नंबर दिया, लिख के उसे पेन से मैंने लिखा। उसने कहा तुम्हें कोई भी काम हो मुझे रात को 3 बजे कॉल करना और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो मेरे को बड़ा रेयर लगा और खुशी भी हुई, क्योंकि स्पेन में कोई भी अपना, यूरोपियन कोई भी कंट्री में कोई अपना अपना प्राइवेट नंबर नहीं। पर्सनल नंबर नहीं देता। बोलते हैं जो भी प्रॉब्लम है अर्जेंसीज़ में जाओ, उर्जेंसियास में जाओ। तो मैंने नोट डाउन किया नंबर, अपना नहीं, अपनी बेटी का सोच के। मैंने कहा फर्स्ट टाइम फादर हुआ हूँ, तो मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है फादरहुड का। तो हो सकता है बच्चे की कभी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे कोई सजेशन की ज़रूरत पड़ जाए। मैंने वो नंबर लिखा और अपने पॉकेट में डाल के मेरे को इंसिस्ट किए जाए। फाइनली मैंने अपने वर्कर जेरार्दो से कहा कि मुझे लगता है लेडी थोड़ी पागल है सर से, और मेरा बहुत टाइम ज़ाया कर रही है, तुम इसे देखो क्या चाहिए, और मैं चला गया वहाँ से। और घर पे जाके मैंने पहला काम जो किया वो नंबर अपनी वाइफ़ को दिया। मैंने कहा तुम्हें कोई भी काम हो, अ, अगर मूड ठीक नहीं है इस नंबर पे कॉल करना, कोई भी सजेशन चाहिए। उसने कहा मुझे आधी रात को 3 बजे भी कॉल करोगे मैं हेल्प करूँगी। तो मेरी वाइफ़ शॉक्ड हो गई, उसने कहा तो कभी नहीं हुआ ऐसा, स्पेन में तो कोई नहीं करता। हर डॉक्टर कहता है आप अर्जेंसीज़ में जाओ, कोई भी प्रॉब्लम हो। तो उसने मुझे कहा सब बताओ क्या हुआ? ऐसे तो कोई नहीं देता नंबर। मैंने बताया भई कल भी आई है, आज भी आई है, मुझे हॉस्पिटल ही भेजना चाहती है ये तो, छोड़ ही नहीं रही। तो मैं उस वक़्त जीसस को जान चुका था, मगर मैं ना प्रे करता था, ना बाइबल स्टडी करता था, कुछ भी नहीं। मेरा उस एज पे, उस वक़्त मैं सिंधी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। सिंधी लोग का फ़ोकस बिज़नेस होता है। तो मैं बहुत बिज़नेस में पैसे के पीछे, मुझे ये करना है। मैंने खुदावंद को भी साइड में कर दिया था, सच्ची कहूँ तो। और मगर मेरी वाइफ़ टोटल अपोज़िट। वो डेली फास्टिंग में रहेगी, प्रेयर में रहेगी, बाइबल स्टडी करना है, उसका काम ही ये है समझो। और फ़ेथ में भी मैं उसके थ्रू ही आया हूँ। तो मैंने जब उसको बताया, उसने कहा देखो मुझे साफ-साफ लग रहा है कि गॉड की तरफ से कोई साइन है। और आपने उस लेडी को पहले कभी देखा है लाइफ़ में? तो मैंने कहा नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। क्योंकि उसने भी ये इसलिए पूछा क्योंकि उसको पता है मैं सेंट सेबेस्टियन के ऑलमोस्ट सारे लोगों को जानता हूँ। और जहाँ पर अगर आपने 2 एंड अ हाफ ईयर्स, 2.5 साल वेट कर लिया, तो आपको 1 महीने में कुछ भी नहीं होने वाला।
हम ओसाकी-रीचा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएँगे, वहाँ से हम ओपिनियन सिर्फ़ लेंगे। आपको अगर प्राइवेट हॉस्पिटल पसंद है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना ऑपरेशन करा लेना। मैंने कहा चलो फ़ेयर इनफ, सही कह रही है, जहाँ पे इतने टाइम में मुझे कुछ नहीं हुआ, 1 महीने में मुझे क्या हो जाएगा? तो मैं गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेरे 2 बार ही सेम चेकअप्स हुए, बायोप्सीज़ हुई, स्कैन्स हुए, सब हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों बार-बार हो रहा है। मुझे लगा हो सकता है इनसे कोई रिपोर्ट मिस हो गई है, मगर मैं इतना काम इंसान हूँ कि मैं बार-बार नहीं कहता उनको क्यों फिर से कर रहे हो? मैंने कहा होने दो, कोई नहीं। तो फिर रिज़ल्ट वाले दिन मैं अकेला गया 5 हफ्ते बाद, क्योंकि मुझे पता था कि प्राइवेट हॉस्पिटल ने मुझे कहा कि कुछ है ही नहीं राइट, टेंशन लेने वाला, रिलैक्स रहे। तो इसलिए मैं अकेला गया। जिस दिन मैं गया रिज़ल्ट वाले दिन, तो मुझे उस दिन अच्छे से याद उधर, और जैसे ही वहाँ पे जाके बैठा तो 2 वेरी ओल्ड डॉक्टर्स मुझे ऐसे-ऐसे प्यार कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ ये तो उनको किया जाता है जो इंसान मरने वाला होता है। मुझे कह रहे डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, ट्रीटमेंट्स आ गए हैं हर चीज़ के। तो मैंने कहा मुझे आप नर्वस ना करो, मुझे पता है मैं ठीक हूँ। ये सब बोल के, ये तो उनको ही बोला जाता है जो मरने वाला है कि ट्रीटमेंट आ गया, ये हो गया है। तो मुझे कहते नहीं डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। फाइनली उनमें से जो फर्स्ट डॉक्टर थी उसने मुझे कहा कि तुम्हें ब्लड डिज़ीज़ है और तुम्हें कैंसर है। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि आप लोगों से मिस्टेक हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी रिपोर्ट्स देखी हुई थी, प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरा प्रोसेस चल रहा था रेगुलरली। तो उन्होंने कहा नहीं, जब इतनी बड़ी डिज़ीज़ होती है तो हमें 2 बार ही करना होता है सेम टेस्ट, पेशेंट को कहने से पहले। तो अब मैं ऐसे बैठा हूँ, मेरे सामने टेबल है, मेरा ए रिज़ल्ट, बी रिज़ल्ट और दोनों ही रिज़ल्ट सेम थिंग कह रहे हैं कि मुझे कैंसर है। इसका मतलब मुझे ट्रस्ट करना ही है, अब इसमें कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। और मैं इमीडिएटली उसी वक़्त रोना स्टार्ट हो गया था, मुझे अब तक याद है बहुत ज़्यादा। ना कि अपना सोच के, बट जैसे हम एशियन लोग हैं, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, हम अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत सोचते हैं। ये जब हम छोटे होते हैं, वो हमें सँभालते हैं, मगर जब वो बड़े हो जाते हैं, हमारा टाइम आता है उन्हें सँभालने का। तो उसी वक़्त मेरी आँखों के आगे मेरे मॉम-डैड आ गए, मेरी वाइफ़ आ गई, मेरा बेटा आ गया। मैंने कहा मैं तो मर जाऊँगा, फ्री हो जाऊँगा, उनका क्या होगा? उनको कौन सँभालेगा? तो मैं बहुत रोया उस वक़्त, बहुत इमोशनल हुआ और कुछ समझ में ना आया मुझे। तब मैंने फर्स्ट टाइम डॉक्टर के मुँह से मिरेकल वर्ड सुना। डॉक्टर्स मिरेकल्स में नहीं बिलीव करते, वो साइंस में बिलीव करते हैं, आपको भी पता या होगा। तो डॉक्टर मुझे कहती है कि ये आपको कितने टाइम से? मैंने कहा ऑलमोस्ट 2 एंड हाफ 3 इयर्स कह सकते हैं। उसका एक मिरेकल है, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम काम नहीं कर सकते होगे ना? मैंने कहा नहीं, मुझे काम करना अच्छा लगता है। मुझे अगर पैसा मिले मैं 20 घंटे भी काम करूँगा, ऐसा इंसान हूँ मैं। तो मैं तो बहुत काम करता हूँ। उन्होंने कहा मगर तू काम कैसे कर रहा है? हो ही नहीं सकता। तो 2 बार उन्होंने कहा, फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि 3 साल तक अगर तू ज़िंदा है तो मिरेकल है। इस ये तेरी बॉडी में स्प्रेड नहीं हुआ। दूसरा कि तू काम भी कर रहा है इतने घंटे, तुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा? मैंने कहा नहीं। तो तब मैंने फर्स्ट टाइम उनके मुँह से मिरेकल वर्ड सुना, मगर मैं खुश नहीं था क्योंकि मुझे पता था अब मैं मरने ही वाला हूँ। मेरी आँखों के आगे रिज़ल्ट्स पड़े हैं, तो अब मैं क्या करूँ उस मिरेकल वर्ड को अगर मैं मरने वाला हूँ? तो मैं बहुत सैड था। साथ में मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था कि इतनी बड़ी हॉस्पिटल, इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर सकती कैसे है कर वो सकते प्राइवेट हैं? हॉस्पिटल, कि मुझे वो कुछ कह रहे हैं, है कुछ। और मैंने फिर उन्हें कहा कि मुझे पॉलीक्लिनिका में उन्होंने कहा है इसको हम ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा तुम लोग इसे निकाल दो, क्यों मुझे डरा रहे हो, इतना कुछ कह रहे हो? ये तो सिंपल है। तो या उन्होंने कहा कौन-सा ऑपरेशन? तो अ, मैंने कहा उन्होंने कहा था ऑपरेशन करके निकाल देंगे 5 हफ्ते पहले। तो उसने कहा कि अगर इसको ऑपरेशन करके निकाल दें ना तो तू डेड स्ट्रेचर पे बाहर आता। बात भी नहीं कर पाता क्योंकि इसने तुम्हारी पूरी सारी नसों को जकड़ लिया है, सारी नर्व्स को जकड़ा हुआ है। तो फिर से मैं और डिप्रेस्ड हो गया कि अगर वो वुमन मेरे शॉप पे नहीं आती, मेरे ऑपरेशन से 2 दिन पहले, तो मैं मरा हुआ होता, 5 हफ्ते पहले मर गया होता। मैं बहुत शॉक्ड हुआ और मैं इसी हाल में वापस घर पे गया, सोचता हुआ कि मैं पूनम को कैसे बताऊँ अपनी वाइफ़ को। वो बड़ा उदास होगी, रोएगी। और फाइनली जाके जब उसको मैंने बताया तो वो हँसना शुरू हो गई, खुश हो गई। मुझे लगा अब मैं मरने वाला हूँ, वो पागल हो गई है, अब मेरे बच्चे को कौन सँभालेगा? मैंने कहा अब तो सिचुएशन और ख़राब हो गई।
वो पक्का उसको शॉक लग गया है, इतनी बड़ा कुछ सुन के। तो मैं कहता हूँ, "पूना मैं ठीक हूँ, तू प्लीज़ ऐसा ना कर, मुझे और डर लग रहा है।" कहती है, "अरे आप रिलैक्स हो जाओ, वो नंबर निकालो जिस लेडी ने आपको कहा था 3 बजे मुझे कॉल करना।" मैंने कहा था, "मैंने तुम्हें ही दिया था।" वो अंदर गई, अपने पर्स में से निकाला, कॉल करते उस नंबर पे, वो नंबर एक्ज़िस्ट ही नहीं करता। उसने कहा, "आपको पता है मैं क्यों इतनी खुश हूँ?" उसने क्या कहा था, "रात को 3 बजे मुझे कॉल करना।" 3 बजे मैं उठ के आपके लिए प्रे करती हूँ जीसस को, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं उनसे यही माँगती हूँ कि लास्ट डे तक मुझे आपका हाथ मेरे हाथ में होना चाहिए। तो अगर आपको खुद जीसस आकर साइन दे रहे हैं या खुद अपने एंजल को भेजा है कि आप ऑपरेशन ना कराएँ, उस हॉस्पिटल में जाएँ, आपने उनकी बात ट्यूसडे को नहीं मानी, वो वेडनेसडे को आए। वेडनेसडे को नहीं मानते, वो थर्सडे को भी आते हैं, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे बातें करती हूँ। तो आपको कुछ अब कैसे हो सकता है? खुद गॉड आपको बचाना चाहते हैं। मैंने उससे इतना कहा कि तू खुश रह अपने फ़ेथ के साथ, मैं तो मरने ही वाला हूँ। क्योंकि मेरा फ़ेथ वैसा था ही नहीं उस वक़्त। तो वो कहती है आपको कुछ नहीं होगा। और बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए वो, क्योंकि मेरा फ़ेथ भी नहीं था, इसका मतलब मेरे पास गॉड भी नहीं थे उस वक़्त। मैं दुनियावी हो गया था, सबकी फ़िक्र लेके बैठ गया था, शॉप पे जाना बंद कर दिया, वॉक पे जाता था अपनी वाइफ़ के साथ, तो तब मेरी आँखें खुली कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। मैं जब लोगों को देखता था बाहर सोते हुए, सेंट सेबेस्टियन में ठंड बहुत होती है, तो उधर जो बैंक के एटीएम्स होते हैं, जहाँ से पैसे निकालते हैं, उसके अंदर लोग सोते हैं। तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मुझसे ज़्यादा पैसे वाले तो ये लोग हैं, क्योंकि ये अगर इनके बच्चे अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देख सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, मैं तो मरने वाला हूँ अभी कुछ ही दिनों में। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो कर रहा था, जिस पैसे के पीछे भाग रहा था, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और साथ-साथ मुझे हर रोज़ बहुत प्रॉब्लम होती थी, हर रोज़ रोता था, क्योंकि मेरी वाइफ़ रिलैक्स होके सुकून में सो जाती थी, उसको फ़ेथ था कि मुझे कुछ नहीं होगा। और मुझे होता था, डॉक्टर्स ने अगर मुझे कहा है कि 3 साल मिरेकल है, तो इसका मतलब है मेरा टाइम निकल गया, मैं कभी भी मर जाऊँगा आज, कल, परसों। और मैं अपनी वाइफ़ और बेटे को देख-देख के पूरी रात गुज़ारता था कि क्या पता कल मैं उनको ना देख पाऊँ। और बहुत बुरा हाल था मेरा, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ अभी राइट नाउ। और तब मुझे याद है, मैं रात को जैसे सोता नहीं था बिल्कुल भी, तो मैंने एक फ़िलीपींस के लीडर का वीडियो देखा, मैसेज देते हुए। तो उसको सिमिलर समथिंग हुआ था, और उसने कहा कि गॉड, अगर यू गिव मी लाइफ एंड आई विल गिव यू माय लाइफ। तो मैं अपने घुटनों के बल गया और मैंने गॉड से वही सेम बात रिपीट की कि खुदावन, तू मुझे अगर ज़िंदगी दे, मैं तुझे अपनी ज़िंदगी दे दूँगा, मैं समझ गया हूँ। मैं पैसों के पीछे नहीं भागूँगा, तू जो मुझसे काम करा ले, अब से ज़िंदगी तेरी होगी। मैं बस जीना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता हूँ, और अब से मैं पैसे के पीछे नहीं भागूँगा। जैसे मैं खोया हुआ था, मैं वैसे ही साउथ एशियंस के पीछे जाऊँगा जो तुझे अब तक जानते नहीं हैं। बस मुझे लाइफ़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। और मुझे मेरा पहला साइन मिला जब मेरा कीमोथेरेपी स्टार्ट हुआ। डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि मेरे 8 सेशंस होने कीमोथेरेपी के, और 6 से 8 सेशन होने वाले थे लेज़र ट्रीटमेंट के। टोटल 16 सेशंस होने थे, जो तकरीबन ना करके 9-10 महीने चल सकता है सारा। तो जब मेरा फर्स्ट कीमोथेरेपी हुआ, तो मुझे इतना दर्द हुआ कि मैं चिल्ला रहा था, चीख रहा था, रो रहा था, क्योंकि वो बॉडी में एक तरह का 5 लीटर का लिक्विड डालती है, जो एक तरह का ज़हर होता है, एबीवीडी उस ट्रीटमेंट को कहते हैं, ताकि वो ज़हर उस कैंसर सेल्स को मार सके। मगर वो ज़हर मेरी पूरी चेस्ट को जला रहा था, अंदर जैसे किसी ने आग जला दी हो। मैं बहुत चीखा, रोया उस दिन रात को। मेरा भाई आया, मेरी वाइफ़ ने उसे उसी वक़्त बुलाया, मुझे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले गए। मेरी वाइफ़ को मैंने कहा तू घर पे ही रह, और मैं जाता हूँ। तो बस वो दुआ करती रही घर पे, मैं गया वहाँ पे, और वो रात बड़ी मुश्किल निकली मेरी। मुझे काफ़ी उन्होंने दवाइयाँ दी ताकि मेरा पेन कम हो, और फिर वापस घर आया। मगर मेरी वाइफ़ से मेरा दर्द नहीं देखा गया बिल्कुल भी। तो वो नेक्स्ट डे से ही 40 डेज़ फास्टिंग पे चली गई बिना खाने के, 40 दिन तक। और Amen. एक तरफ से मैंने खुदावंद से कहा था कि मैं अपनी लाइफ़ आपको दे दूँगा। दूसरी तरफ से मेरी वाइफ़ भी फास्टिंग में। तब मुझे उसका साइन मिला जब मैं अपने 4th सेशन में गया, जब मेरी वाइफ़ की फास्टिंग भी ख़त्म हुए। तो वैसे मैं अपने भाई के साथ जाता था हमेशा, और ताकि मेरी वाइफ़ मेरे बेटे को घर पे सँभाल पाए, और मेरा भाई भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है।
तो हर बारी मेरे साथ वही चलता था। ओके, उस दिन मेरी वाइफ़ ने कहा मैं आपके साथ चलूँगी, कि मेरे फास्टिंग कंप्लीट है, मुझे पता है खुदावंद ने आपको शिफ़ा ऑलरेडी दे दी, मुझे पूरा यकीन है अपने खुदावंद पे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, वहाँ पे मुझे 4 घंटे लगते थे, सारा मेडिकेशन डालते थे नर्व्स के थ्रू। और दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी मेरे लिए क्या होती थी कि वो जो मेडिकेशन डालते हैं बॉडी में, मेरी बॉडी से निकलने में 12 दिन लगते थे। इसका मतलब है मैं 12 दिन तक इतना सफ़र करता था उस दर्द से, और हर 15 दिन में तो मेरा कीमोथेरेपी का सेशन होना है, तो मुझे हार्डली ढाई दिन की रेस्ट मिलती थी। मैं बिल्कुल, तरसता था कि मुझे थोड़े और दिन रेस्ट दे दो, डॉक्टर्स मानते नहीं थे, बोलते थे नहीं फिर से आ जाएगा। मैं कहता था 2 दिन और दे दो प्लीज़, मुझे रेस्ट चाहिए, मगर नहीं मानते थे। 12 दिन तक सफ़र करता था, ढाई दिन रेस्ट और फिर वापस ट्रीटमेंट। तो मेरी वाइफ़ से बिल्कुल नहीं देखा गया और किसी से भी नहीं, मेरे भाई को पता था, वो भी नहीं देख पाता था। तो जिस दिन मैं उस दिन गया तो डॉक्टर शॉक्ड थी काफ़ी, उसने कैसे कैसे हो सकता है? तो मेरी वाइफ़ ने कहा क्या? तो उसने जब कंप्यूटर मेरी वाइफ़ ने कहा मैं देखना है, तो मेरी पूरी बॉडी क्लीन थी, उसमें एक भी कैंसर सेल नहीं था मेरी प्रेज़ गॉड, बॉडी में। और मुझे लग रहा था कि ऐसे ही पता नहीं कैसे मिस्टेक हुई है, मैं सारी होप्स हार चुका था। तो मुझे था ऐसे ही कह रहे हैं, मेरे साथ तो अब यही होना है 8-9 महीने तक, कि तभी 2 महीने ही हुए थे। तो मैंने कहा इतना जल्दी मैं नहीं फ्री हो सकता। तो मेरी वाइफ़ ने कहा नहीं देखो आप सच्ची में ठीक हो गए हो, तभी मैं आपके साथ आई हूँ। फिर डॉक्टर ने जब अपने मुँह से कहा क्या तेरे अंदर कुछ भी नहीं है अब। तो डॉक्टर ने कहा हालेलुया, सेफ साइड कर ले ज़्यादा सेशंस तो अच्छा है, पर मैंने नहीं करवाए। कि मुझ में हिम्मत भी नहीं थी और मेरी वाइफ़ को भी पूरा यकीन था मैं ठीक हो गया हूँ। और हमने तब फिर सब छोड़ दिया और हम कुछ भी नहीं किया, और वो था 2020 में कंप्लीट हुआ। आज 2026 है और मैं आप सबके साथ हूँ कि मुझे कोई भी प्रेज़ प्रॉब्लम गॉड, नहीं है। और उसके बाद काफ़ी चीज़ें हुई लाइफ़ में, काफ़ी खुदावंद ने और मिरेकल्स किए हैं, काफ़ी चीज़ें होती गई हैं। बस खुदावंद ने मुझे फिर शिफ़ा दी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आज आप सबके साथ बैठा हूँ, तो ये भी बहुत बड़ा मिरेकल है। वरना मुझे वो दिन याद है अपनी लाइफ़ के, जब डॉक्टर ने कहा मिरेकल है, तुम ज़िंदा कैसे हो? 3 साल हो गए तेरे को, ये तेरी बॉडी के अंदर है। मुझे याद है अभी भी, अगर याद करूँ मेरा फ्राइडे का ऑपरेशन था, मैं मर गया होता। अगर खुदावंद ने खुद जीसस को या अपने एंजेल को नहीं भेजा होता, हर एक चीज़ जब हालेलुया, याद करता हूँ अपनी लाइफ़ में जो-जो हुआ है, तो मैं आज आप सबके साथ बैठा नहीं होता। तो बस फिर उसके बाद से ही मैं खुदावंद से अपना प्रॉमिस कंप्लीट कर रहा हूँ। खुदावंद ने मुझे बहुत आमेन, अच्छी वाइफ़ दी है, मैं मैक्सिमम क्रेडिट उसी को देना चाहूँगा कि उसने सारी ज़िम्मेदारी ले ली। अ, वरना यूरोप में रहना डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है, साथ में घर को चलाना। मगर मेरी वाइफ़ ने कहा कि आपने प्रॉमिस किया है जीसस से, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, तो उसने सारा बिज़नेस खुद सँभाल के बैठी है। अ, बच्चों को, अ, कुकिंग, हर चीज़ को। और मैं थैंकफुल हूँ आमेन, गॉड से कि मुझे गॉडली वाइफ़ मिली है जो मुझे थैंक इतना यू सपोर्ट जीसस, करती है। मुझे किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं होने देती। मेरी मैं लास्ट 2 इयर्स में मैं अपनी 2 एनिवर्सरीज़ मिस की है, अपना बर्थडे, अपनी वाइफ़ के बर्थडेज़, बच्चों के बर्थडेज़, और मुझे सामने से पुश करती है, "आप जाओ, अगर कुछ खुदावन से रिलेटेड है, भूल जाओ इन दिनों को। ये दिन तो आते रहते हैं।" तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ खुदावन से कि प्रेज़ मेरी द लॉर्ड। मुझे ऐसी वाइफ़ दी है खुदावन ने। ब्रदर आपकी टेस्टिमनी मैंने एक दफ़ा फिर सुनी और मैंने बहुत ज़्यादा बरकत को हासिल किया और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे सुनने वाले और देखने वालों ने भी बरकत को रिसीव किया होगा। ब्रदर जी, थैंक यू वेरी मच आपका यहाँ पे आने का और आपने आज टेस्टिमनी को शेयर किया हमारे सुनने वालों और देखने वालों के लिए भी। उनके लिए एक गवाही है, वो भी आगे ज़रूर इस गवाही को शेयर करेंगे, किस तरह आपने अपनी पूरी स्ट्रगल में भी होते हुए खुदावंद को छोड़ा नहीं और आपने अपना प्रॉमिस जो खुदावंद के साथ किया, उसको आपने निभाया। अक्सर हम जब खुदावंद से प्रॉमिस करते हैं और जब हम ठीक हो जाते हैं, तो भूल जाते हैं उस प्रॉमिस को, लेकिन आपने उस प्रॉमिस को भूला नहीं, आपने उसको फुलफ़िल किया, जिसके लिए थैंक यू वेरी मच। और ये बहुत सारे हम यंगस्टर के लिए एक गवाही भी है कि जब हम खुदावंद के हज़ूर कोई प्रॉमिस करें और उसको ज़रूर फुलफ़िल करें। इस सारी गवाही का इज़्ज़त और जलाल खुदावंद को देते हैं और
ब्रदर जी, लास्ट में ज़रूर मैं चाहूँगा कि हमारे जो देखने वाले और सुनने वाले हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी आपको बहुत सारे लोग इस वक़्त वॉच कर रहे हैं, ताकि वो भी इससे बरकत हासिल करें। अ, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे खुदावंद के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आमीन। खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में इम्पॉसिबल किया है। डॉक्टर्स के मुँह से मिरेकल कहलवाया है 5 बारी, जो नहीं बिलीव करते मिरेकल्स में। तो मुझे लगता है कि खुदावंद कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं काम, पैसा, हर चीज़ में बिज़ी था, मगर मेरे पास सुकून नहीं था, ना चंगाई थी। अ, मुझे पूरा यकीन है मेरे जैसे बहुत और लोग होंगे। इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ 99% लोग होंगे जिनको सुकून नहीं है। सुकून बहुत बड़ा वर्ड होता है। लोग हँसते हैं, वो कुछ सेकंड्स के लिए होता है। मगर जो अंदर का सुकून होता है, वो सिर्फ़ यीशु मसीह से मिलता है, जो मुझे मिला है। तो मैं यही सबको एनकरेज करना चाहूँगा कि आपकी लाइफ़ में हो सकता है आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो, जैसे मेरी लाइफ़ में थी। मगर मैं यही कहूँगा, मेरी वाइफ़ के फ़ेथ ने मैंने खुद को यीशु मसीह के हाथ में दिया और खुदावंद ने मुझे ठीक कर दिया और उससे ऊपर मुझे एक सुकून मिला है, जिससे मुझे अब किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, खुश रहता हूँ और वो सब आपको भी मिल सकता है क्योंकि वो वही खुदावंद है, जो मेरी फ़िक्र करता है, आपकी भी हालेलुया। फ़िक्र करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस गवाही से ज़रूर बरकत हासिल की होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।